जो 10th बोर्ड के लिए एग्जाम्पल्स आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके 10th बोर्ड के लिए, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसकी हिंदी क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। पहले चैप्टर को समझ लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मतलब आपका नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम, है ना। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि लाइफ को बनाए रखने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए लाइफ या जीवन के अंदर कई प्रोसेसेस होती हैं, और उन सारी प्रोसेसेस को हमने स्टेप वाइज पढ़ लिया था, है ना। अब बात ये आती है, इस चैप्टर में हमको ये समझना है कि लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस थी, है ना, चाहे वो डाइजेशन रहा हो, चाहे रिस्पायरेशन रहा हो, न्यूट्रिशन रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कुछ भी रहा हो, है ना, लाइफ की जितनी भी प्रोसेस थी, उन प्रोसेस के बीच में कौन समन्वयन करता है, तालमेल कौन बैठाता है ना, उनको कोऑर्डिनेट कौन करता है, और उन पे कंट्रोलिंग कौन करता है। कौन कहता है कि तुम डाइजेशन करो, फिर कौन कहता है कि तुम ये करो वो करो। बॉडी के जो हर एक आर्गन है, बॉडी के जो हर एक अंग है, उनको कौन ये बताता है, उनका कंट्रोलिंग, उन पर कौन कंट्रोल करता है उनको, है ना। या फिर जो प्रोसेस हो रही है लाइफ के अंदर, उनके अंदर सब में तालमेल कौन बैठाता है। जैसे अगर तुमको आगे बढ़ना है तो एक पैर आगे बढ़ाया तो फिर दूसरा वाला पैर ऑटोमेटिकली जैसे उठ ही जाता है आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो ये तालमेल कौन बैठाता है। या फिर अगर डाइजेशन हुआ, मान लीजिए, तो डाइजेशन हो रहा, आप फूड अंदर लिए, यहाँ तक बस आपको क्या है, उसको चेविंग अपने मन से करनी पड़ती है। जैसे ही फूड अंदर गया, वो अपने आप डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, है ना। तो ये सब कौन कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, बॉडी के हर एक पार्ट में जो तालमेल बैठ रहा है वो कौन कर रहा है, या फिर उस पर कंट्रोलिंग कौन कर रहा है। इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहले चैप्टर में हम सारी चीज़ें प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पढ़ते थे, सेम कंडीशन में हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय को भी पादप में और जंतुओं में दोनों में समझना है। देखते हैं। अब ये जो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होता है, ये प्लांट के अंदर भी होगा, एनिमल के अंदर होगा। बात बस इतना सा फर्क है दोनों के अंदर। जो प्लांट होता है, प्लांट में समन्वय करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, क्या होता है, उसमें ब्रेन नहीं होते, है ना, कुछ केमिकल्स केवल होते हैं। जो ये कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन या समन्वय पादपों में भी पढ़ना है और जंतुओं में भी। जंतुओं में जो समन्वय या कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक नर्वस सिस्टम के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरे कुछ रसायन के द्वारा, है ना। और वो रसायन रिलीज कौन करेगा, ग्लैंड्स या ग्रंथियां रिलीज करेंगी। ठीक है, इतनी चीज। लेकिन जो पादपों में समन्वय होता है, वहाँ कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती है ना। वहाँ प्लांट में या पादप में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। पादपों में जो समन्वय होता है वो केवल और केवल रसायन के द्वारा होता है। रसायन यानी क्या है, आपके कुछ एंजाइम्स वगैरह होंगे, उन्हीं को रसायन कहा जा रहा है। आगे देखेंगे कि कौन सा रसायन या कौन सा एंजाइम कौन सी ग्रंथि निकालती है। पादपों में भी हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स हो सकता है ना। रसायन कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पादपों में केवल रसायन के द्वारा कोऑर्डिनेशन होता है, और जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है, और किसके द्वारा होता है, रसायन के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जंतुओं के अंदर समझ लेते हैं समन्वय। समन्वय सबसे अच्छा चीज़ आप पहले ये समझिए कि देखिए, जैसे आपका क्या हुआ, सूर्यमुखी का प्लांट हुआ, सनफ्लावर, ये क्या है आपको देखिए, सनफ्लावर को अगर आपने कभी देखा होगा तो जिधर जिधर सन की लाइट पड़ती जाती है, उधर उधर वो क्या करता है, घूमता जाता है। पहली चीज,
इस चैप्टर को समझने से पहले आप दो शब्द समझ लीजिए। एक क्या होता है स्टिमुलस, दूसरा समझ लीजिए रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टिमुलस मतलब उद्दीपन, उद्दीपन, और रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए उद्दीपन क्या है और प्रतिक्रिया क्या है। जैसे अगर आप एक कैंडल जलाइए, एक कैंडल जलाइए और उस पे ऊपर आप अपना हाथ रखिए, तो क्या होगा आप में, जब वो कैंडल जलेगी तो हीट आपके हाथों तक पहुंचेगी। जब हीट होने लगेगा, हाथ गर्म होने लगेगा, तो आप उसके प्रतिक्रिया करेंगे, उसको हटा लेंगे। एक चीज़ तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये समझिए, जैसे आपके पीछे अगर कोई कुत्ता दौड़ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, उस कुत्ते से बचने के लिए क्या करेंगे, आप तेजी से दौड़ेंगे, है ना। तो और दूसरी चीज़, जैसे बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, डर लगेगा। तो आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए उस अंधेरे से भागकर उजाले में जाना चाहेंगे। तो एक चीज़ क्या कर रहा है स्टिमुलस, स्टिमुलस उद्दीपन का मतलब एकदम मैसेज से समझिए, है ना। कोई मैसेज आपको दे रहा है, आप उस मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। उद्दीपन मतलब क्या, मैसेज कोई है, कोई मैसेज आपको मिल रहा है, आप उस मैसेज के प्रति रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो रिप्लाई जो है वो रिस्पॉन्स है और स्टिमुलस क्या है, ये मैसेज है। जैसे क्या होगा, जैसे आप किसी केचुए को करिए, केचुआ है कोई, केचुए को आप किसी पिन वगैरह से ऐसे ऐसे करते रहिए, उसको चुभाते रहिए, तो आप जो पिन चुभा रहे हैं वो क्या है केचुए के लिए, वो स्टिमुलस का काम कर रहा है, वो उद्दीपन का काम कर रहा है। लेकिन उसको चुभाने के बाद वो केचुआ क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। जो सिकुड़ने की प्रक्रिया है वो केचुआ उस जो आपने पिन चुभाया है उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। ठीक है। छुई मुई का कोई, छुई मुई टच मी नॉट प्लांट, है ना। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप उसके लीफ को छुएंगे, जैसे आप पत्ती को छुएंगे, वो क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपने उसको टच किया तो उसको मैसेज मिला, है ना, उसको क्या मिला, स्टिमुलस या उद्दीपन मिला। फिर उसने क्या किया, उसके प्रति रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स कब हुआ, जब वो सिकुड़ गया। ठीक है। तो आपको क्या क्या हो सकता है, जैसे आप अचानक से कहीं ऐसे जा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसे आया, पलक के सामने, तो आपकी पलकें अचानक से क्या हो जाती हैं, अचानक से पलकें झुक जाएंगी, है ना। तो ये क्या हुआ, जो अचानक कुछ चीज़ आपके सामने आई वो स्टिमुलस था, आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स किया, आपने पलकें झुका के, है ना। तो ये चीज़ें होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ये दो चीज़ आप आई होप आप समझ गए होंगे। स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स आप एकदम सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि स्टिमुलस का मतलब कोई मैसेज मिल रहा है हमको, और फिर उस मैसेज के प्रति हमको रिप्लाई जो करने हैं वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा या प्रतिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, ये तंत्रिका तंत्र समझना है हमको, है ना। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पूरा समझना है। तो पूरे नर्वस सिस्टम में क्या होगा, इसके लिए एक चार्ट देखते हैं। देखिए क्या कहा है हमने कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मनुष्य के अंदर कैसे होता है, या तो ब्रेन के द्वारा या तंत्रिका तंत्र के द्वारा, यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, या तो फिर आपको कहा होता है किसी रसायन के द्वारा होता है ना। अब वो रसायन हार्मोन्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, तंत्रिका तंत्र को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम रसायन के बारे में बात कर लेंगे। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ह्यूमन का, उसका एक हमने ये चार्ट आपको बना दिया है। क्या होता है, जो ह्यूमन यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम या मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मेनली क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ है। मेनली दो भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब दोनों शब्द को समझिएगा। सेंटर का मतलब होता है बीच में, है ना। सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये बॉडी के बीचों बीच होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के बीचों बीच होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक तो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हमने क्या क्या लिखे हैं, एक तो ब्रेन लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, स्पाइनल कार्ड। ठीक है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, बॉडी के बीचों बीच होगा। ये चीज़ आपको पूछे, ये वाला पोर्शन आपका हेड और नीचे आपकी ये रीढ़ की हड्डी वाला, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन ये हेड और पीछे ये रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हमने बनाए हैं, एक ब्रेन बनाया है और दूसरा बनाया है स्पाइनल कार्ड। ये आपका मान लीजिए ब्रेन है और ये है आपका स्पाइनल कार्ड। एक्चुअल में जो स्पाइनल कार्ड होता है इसके बाहर बाहर क्या होती हैं, ये रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, उसके बीच में एक धागे जैसा होता है पाइप पतली सी, उसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके ये दोनों पोर्शन कहाँ होते हैं, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, बीच में होते हैं, तो ये इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं पेरीफेरल। पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि की ओर, है ना। जैसे कोई चीज़ देखो, ये मान लो एक हमने गोला बनाया, एक गोला बनाया, ये बीच में सेंटर है इसका और इसके किनारे किनारे ये वाला रीजन है ना, गोले की जो परिधि है बाहर की तरफ, है ना, पेरीफेरी कहलाता है। तो पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, है ना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो किनारे किनारे, ये सेंटर से क्या है, साइड साइड में है ना। आगे देखते हैं, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला आता है नर्व्स। नर्व्स में क्या है, क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब जो ये क्रैनियल नर्व है, ये ब्रेन से जितनी भी आसपास, ब्रेन से साइड साइड से जितनी भी नर्व्स निकली हुई है ना, जितनी भी ऐसे ऐसे नर्व्स निकली हैं, वो क्या कहलाएंगी, क्रैनियल नर्व्स कहलाएंगी। और ये बताते हैं कि इसका क्रैनियल नर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेन के जो ब्रेन है आपका, जो मस्तिष्क है, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है ना, जिसको क्या कहते हैं, क्रैनियम कहते हैं। तो वहाँ से जो ब्रेन है उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रैनियम, है ना, क्योंकि एक्चुअल में ब्रेन को नहीं कह रहे, ब्रेन के ऊपर जो हार्ड कवरिंग है उसको कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ से ब्रेन से जो साइड साइड से जो निकलेंगी उसको क्रैनियल नर्व कहेंगे। बाकी जो इस स्पाइनल से ऐसे साइड साइड में निकलेंगी, ये ब्लैक मार्कर से जो हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए आपका ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से ऐसे साइड साइड में, है ना, पेरीफेरी में, सेंटर में नहीं, पेरीफेरी में किनारे किनारे जो नर्व्स निकली रहेंगी उनको क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम, जब जहाँ शब्द सिस्टम आ जाए वहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें मतलब है उसके अंदर, है ना। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंटर को छोड़कर, बीच में जो सेंटर केंद्र में है इसको छोड़ के कई सारी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ब्रेन से जो साइड साइड में निकली हैं उसको क्या कह रहे हैं, क्रैनियल नर्व, उसको कह रहे हैं क्रैनियल नर्व। और स्पाइनल नर्व उसको कह रहे हैं जो स्पाइनल कार्ड के साइड साइड से निकली हुई है। ठीक है, इतनी चीज़। आगे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, जो खुद से सारी चीज़ें, जैसे ऑटोट्रॉप्स होता था, है ना, तो वो अपने भोजन खुद से बनाते थे। ट्रॉप्स मतलब आपको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी थी कुछ, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, यहाँ क्या करना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बनना है। मतलब ऐसा कोई नर्वस सिस्टम होगा जो खुद से कुछ काम करता होगा, है ना। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस पर क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस पर हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। आगे सब बताएंगे, पर पहले चार्ट समझ लेते हैं, है ना। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, है ना। सिंपैथेटिक कब होगा, सिंपैथेटिक जैसे जब हमको डर लगेगा, है ना, जब हमको डर लगेगा या गुस्सा आएगा तो उस कंडीशन में ये सिंपैथेटिक होगा। और पैरासिम्पैथेटिक जब सब कुछ नॉर्मल होगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन है, और यहाँ जब आपको जैसे डर लगेगा या फिर आपको हेजिटेशन होगा, इस तरह की कंडीशंस में आपको क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ ब्रेन में क्या है और स्पाइनल कार्ड में क्या है। एक्चुअल में ब्रेन जो है आपका, ये मस्तिष्क, ये खुद ही 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, इस चार्ट को देख लीजिए, उसके बाद फिर से ब्रेन को, आप कंप्लीट ब्रेन को समझेंगे, ब्रेन क्या है और फिर उसके बाद स्पाइनल कार्ड क्या है। पूरी नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, चार्ट एक बार फिर से। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, 2 भागों में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है आपका, फिर से डिवाइडेड किया गया है 2 भागों में, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड। ब्रेन मतलब आप समझ रहे हैं ये खोपड़ी वाला रीजन, और नीचे इससे पीछे की तरफ, पीठ में यहाँ पीछे की तरफ एक जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो जो गया है उसको कह रहे हैं स्पाइनल कार्ड, है ना। एक्चुअल में रीढ़ की हड्डी के अंदर की चीज़ें हैं ये स्पाइनल कार्ड वाली चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल बॉडी के किनारे किनारे वाली चीज़ के बारे में, पेरीफेरी के बारे में बात कर रहा है। वहाँ भी आपके क्या है, नर्व्स हैं। नर्व्स 2 टाइप की हैं, क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से साइड साइड में, यहाँ ब्रेन है, ब्रेन के साइड साइड में जो ऐसे निकली हैं उसको क्या कह रहे हैं, क्रैनियल नर्व। और जो स्पाइनल नर्व्स हैं, यानी स्पाइनल कार्ड के साइड साइड से जो निकली हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो खुद से काम करती हैं, उसमें 2 हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक।
सिंपैथेटिक में क्या होगा, जब कुछ अनवांटेड जैसे डर लगेगा या आपको हेजिटेशन होगा या गुस्सा आएगा, तब के कंडीशन में ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्व काम करती है। और आगे आपका जो सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में होगा तब वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक काम करेगी। आगे चलते हैं, ब्रेन को कम्प्लीटली समझिए। देखिए क्या कहा था हमने आपको कि जो आपका ब्रेन होता है वहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी ना, एक ब्रेन पढ़ना था हमको, एक स्पाइनल कार्ड पढ़ना था, ठीक है। तो ब्रेन को हमने डिटेल में पढ़ना है और ब्रेन का हमने एक चार्ट पूरा कंप्लीट बनाया है। आज चार्ट वाइज पढ़ाई करेंगे, उसमें अब देखिए अब ब्रेन को क्या करना है, पूरा जो आपका ब्रेन है, पूरा जो ब्रेन है आपका वो क्या है, 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब क्या, आगे वाला है ना, मध्य मस्तिष्क बीच में और पश्चिम मस्तिष्क पीछे, ठीक है। जो आगे आपका ये अग्र मस्तिष्क होता है ना, ये आपको एक इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है ना, इसके ऊपर एक कठोर क्या है, कठोर चीज से ढका हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, क्रैनियम कहते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं, क्रैनियम, ठीक है। पूरी बात समझिएगा कि आपका जो पूरा कंप्लीट ब्रेन है वो कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये अग्र मस्तिष्क जो है इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन दिया गया है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है, उस हार्ड कवरिंग को क्या कहते हैं, क्रैनियम कहते हैं, ठीक है। क्रैनियम की 8 पूरी क्या है, 8 बोन्स हैं, है ना, 8 हड्डियां हैं, 8 बोन्स हैं जो इस पूरे क्रैनियम को बनाती हैं, मतलब पूरा 8 तरह की हड्डियां हैं मिलकर के जो इसको कवर किए हुए हैं, ठीक है। आगे जो पश्चिम मस्तिष्क है इसके पीछे कोई भी कवरिंग नहीं है, जो आपका ये पीछे वाला है पश्चिम मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन, इसके पीछे कोई कवरिंग नहीं है ना। इसीलिए देखिए सब क्या कहते हैं कि पीछे मत मारो, पीछे यहाँ सर पे मत मारो, क्यों मत मारो, क्योंकि आगे अगर देखना क्या है, आगे यहाँ आपके क्रैनियम में एक हार्ड कवरिंग लगी हुई है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जो पीछे आपका पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन है वहां आपको क्या है, कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। अब आपको ये समझना है, ये जो आपकी हार्ड कवरिंग है इसके डायरेक्ट अंदर आपका ब्रेन नहीं है, इसके ऊपर एक झिल्ली लगी हुई है, इसके ऊपर एक झिल्ली लगी है, उस झिल्ली का नाम क्या है, मेनिंजियस, है ना, उस झिल्ली के अंदर आपका ब्रेन है, ठीक है। पहले क्या है, पहले एक हार्ड कवरिंग है जिसको क्रैनियम कहते हैं, इस क्रैनियम के अंदर एक झिल्ली है जिसका नाम मेनिंजियस है, अब उसके अंदर आपका ब्रेन है, ठीक है। तो जब आपको कभी ब्रेन में क्या होगी, चोट वगैरह लगती है, सर में जब आपको चोट लगती है ना, तो आपका अगर ये क्रैनियम पे केवल प्रभाव पड़ा है, अगर क्रैनियम टूटा फूटा है तब तक तो ठीक है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा चोट गहरी है तो क्रैनियम को तोड़कर मान लीजिए अंतर तक गया, मेनिंजियस तक, मेनिंजियस की जो झिल्ली है, देखिए यहाँ पर समझिए अच्छे से क्या कह रहे हैं, जैसे ये आपका मान लीजिए ब्रेन है ना, तो यहाँ पर 8 तरह की ये जो है ऊपर सबसे हार्ड कवरिंग है, ये है क्रैनियम, है ना, इसके अंदर एक झिल्ली लगी हुई है जिसका नाम क्या है, मेनिंजियस, इसका नाम है मेनिंजियस। अब इस मेनिंजियस के अंदर आपका ब्रेन है, ठीक है। तो अगर आपको चोट लगती है तो पहले इस कवरिंग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, फिर उसके बाद मेनिंजियस पे प्रभाव पड़ेगा, तब फिर जाके ब्रेन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इतना प्रोटेक्शन गॉड ने आपको खुद दे रखा है ऑलरेडी, है ना। अच्छा, इसके पीछे क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, ब्रेन के अंदर जो सेल होती है, ब्रेन के अंदर जो कोशिका होती है ना, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसके साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम का काम क्या है कि सेल को डिवाइड करना, जैसे एक बार रप्चर हो गई, कुछ नुकसान हो गया सेल के अंदर, तो नई सेल नहीं बन पाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए दिमाग में चोट लगता है तो जल्दी कोई ठीक नहीं होता, बाकी और बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर चोट लग जाता है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है, रीजनरेशन की पावर हो जाती है उसमें, है ना। तो लेकिन जो ब्रेन एक ऐसा चीज है, अगर उसमें कुछ नुकसान हो गया, कुछ आपको चोट लग गई या कुछ हो गया, तो वहां जल्दी ठीक नहीं होता है ना। तो ब्रेन के ऊपर गॉड ने खुद से पहले इतना प्रोटेक्शन दे रखा है, तो पहले ऊपर क्रैनियम है, फिर इसके अंदर मेनिंजियस है, फिर उसके अंदर ब्रेन को रखा है, लेकिन फर्स्ट मस्तिष्क में ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, एक रोग होता है मेनिंजाइटिस, एक रोग होता है मेनिंजाइटिस,
क्या होता है, जब यहाँ पर मेनिंजियस जो झिल्ली लगी हुई है, जो मेनिंजियस की मेम्ब्रेन है, अगर उसमें क्या हो जाता है, ये इफेक्टेड हो जाती है किसी कारणवश, चोट लगने से मान लो आपकी क्रैनियम खराब हो गई, फिर उसके अंदर ये घाव आपका मेनिंजियस में अंदर हो गया, जो झिल्ली बनी हुई है ब्रेन को जो कवर किए हुए, अगर उस झिल्ली में घाव बन गया तो उस घाव से जो रोग होता है, उस रोग का नाम क्या है, मेनिंजाइटिस। उस रोग का नाम है मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसके अंदर ब्रेन है। पहले इस चार्ट को समझते हैं। अब देखिए ब्रेन क्या है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन कौन है आपका, सेरिब्रम, फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखना ये जो सेरिब्रम है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अग्र मस्तिष्क में लगभग 66% ये अकेले घेरे रहता है सेरिब्रम। ठीक है, इतनी चीज। अब जो आपका ये सेरिब्रम है, इसका काम क्या है, जैसे मेमोराइजेशन है ना, चीजों, जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा वो क्या करता होगा, उसकी मेमोरी अच्छी होगी, याददाश्त अच्छी होगी उसकी, एक चैप्टर 1 घंटे में पढ़ लेगा और उसको काफी दिन बाद पूछे तो भी उसको याद रहेगा, है ना, जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा उसके अंदर जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। कई लोग होते हैं ना, कभी कुछ भी देखा तो पूछा ये कैसे बना, क्यों बना, कब बना, है ना, तो इस तरह की जिज्ञासाएं। या कई स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जैसे उनको उनके टीचर्स से क्वेश्चन हमेशा लगातार लगभग पूछते ही रहते हैं, है ना, तो उनमें सेरिब्रम क्या है, अच्छा है। और बाकी मेमोराइजेशन का भी ये काम करता है, क्यूरियोसिटी का भी काम करता है, कई रोल ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट। बॉडी का लगभग 66% ये कवर किए हुए है अकेले सेरिब्रम। मस्तिष्क का यानी ब्रेन का ये क्या है, पहला सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, आगे देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एक्चुअल में ये पार्ट है आपका डायेनसेफेलॉन का। ये दोनों आपका पार्ट है किसका, डायेनसेफेलॉन। ये पार्ट है आपका डायेनसेफेलॉन का। ठीक है, तो अब देखना इसके अंदर हमने एक चीज लिख रखी है, आपको एज इट इज अगर ऐसे चार्ट याद हो गया ना तो आप 3-4 पन्ने अपने आप से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, अगर ब्रेन से कुछ भी पूछ लेता है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए अब थैलेमस के आगे हमने कोष्टक में क्या लिख रखा है, बाह्य वातावरण, है ना। ये जो थैलेमस होता है ये बाह्य वातावरण को हमको महसूस कराता है। जैसे क्या हुआ, अगर हमको कोई मारा, है ना, हमको पीछे से कोई पीट रहा है ना, तो हमको कौन बताएगा, ये थैलेमस हमको बताएगा कि तुमको कोई पीट रहा है ना। और फिर अगर क्या हुआ, अब अगर हमको ठंड लग रही है, जो बाहर का इन्वायरमेंट, जो वातावरण है बाहर का, उसको हमको फील कौन कराता है, ये थैलेमस हमको फील कराता है। बाहर ठंड पड़ रही है, गर्म पड़ लग रहा है, बारिश हो रही है, हमारे ऊपर पानी गिर रहा है, हमको कोई पीट रहा है ना, ये सारी चीज फील कौन करवाता है, ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज हमको कौन करवाता है, थैलेमस करवाता है। ठीक, इतनी चीज। आगे आता है हाइपोथैलेमस। पहले ही हमने बता दिया कि ये डायेनसेफेलॉन का पार्ट है, लेकिन हमको समझना यही दोनों है, इसलिए हमने सीधे सीधे नाम लिख दिया है थैलेमस और हाइपोथैलेमस का, है ना। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस को एक और स्पेशल नाम दिया जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। फिलहाल हमको अभी ग्लैंड नहीं पढ़ना है, आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो जो थैलेमस हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये पिट्यूटरी जो होती है वो बाकी की ग्लैंडों को कंट्रोल करती है, लेकिन उस पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो डायेनसेफेलॉन का पार्ट है, और ये किसका पार्ट है, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये एक्टिवेट, जैसे आपको ज्यादा लहसुन प्याज ये सब जो आपके खाने हैं, इस तरह के खाने को खाने से ये हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आपका मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। ठीक है, इसमें क्या है, कारपोरा। और ये हाइपोथैलेमस में आप ये लिख सकते हैं कि जो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, इंटरनल इन्वायरमेंट, हाइपोथैलेमस क्या करता है, बाहरी की वातावरण, ठंडी गर्मी ये सब चीज हमको बताता है या फील करवाता है या इनके बारे में हमको बताता है ना। हाइपोथैलेमस जो होता है बॉडी के अंदर, है ना, जो फीलिंग्स है, हमको गुस्सा आ रहा है ना, हमको प्रेम आ रहा है किसी पे, है ना, ये इस तरह की जो फीलिंग्स है ना, उसको कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। तो ये क्या करता है, इट्स रेगुलेट, हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट्स रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के अंदर का जो वातावरण है उससे हमको अवगत कराता है ना। लेकिन जो थैलेमस है, ओनली थैलेमस, ये बाहर के वातावरण को हमसे अवगत कराता है। ठीक है, इतनी चीज। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लव, है ना, हेट,
इस तरह से एंग्री है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यानी जो इंटरनल फीलिंग है, जो आप जैसे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा बाहर से थोड़ी है ना, अंदर से वो फील चीज आपने की, तो ये हाइपोथैलेमस करेगा। आगे आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, इसमें क्या है कॉर्पोरा, और कॉर्पोरा में हमने देखने क्या आपको हिंट में दिख रखा है आई एंड ईयर, है ना। कॉर्पोरा क्या काम करता है, कॉर्पोरा आई से क्या कर सकते हैं, देख ही तो सकते हैं ना, आई से देख सकते हैं, ईयर से क्या सुन सकते हैं। तो कॉर्पोरा हमारा क्या करता है, कॉर्पोरा सुनने में और देखने में मदद करता है। ये चीजों को देखेगा सुनेगा, उसके बाद ब्रेन को बता देगा, है ना, उसके बाद ये ब्रेन को बता देगा। जैसे कोई चीज किसी इंसान को हमने किसी अपने फ्रेंड से मिला, हमने काफी दिन बाद मिला, है ना, तो हमने उसको देखा, उसकी बातें सुनी, लेकिन हम मान लो हमारा सेरिब्रम कमजोर है ना, हमको याद नहीं आ रहा, मेमोरी नहीं कर पा रहे हैं हम कौन था वो, है ना। तो ये कॉर्पोरा का काम है, कॉर्पोरा उसको देख लिया, उसको सुन लिया, उसके बाद उसने ब्रेन को भेज दिया, है ना, फिर वो ब्रेन अपना समझेगा ये कौन था नहीं था। सेरेब्रम अगर मजबूत होगा उसका, तो वो जान जाएगा कि ये कौन था कौन नहीं था, वो उसको फिर से मेमोराइज कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कॉर्पोरा का काम क्या है, सुनना और देखना। उसका काम खत्म, देख के सुन के काम खत्म, वो ब्रेन को बता देगा, ब्रेन अपना आगे जिसको देना होगा मैसेज देगा, है ना। अब आगे क्या करना है, सेरिब्रल पेंडिकल, है ना, ये क्या करना है, ये देखिए बी और एस, बी फॉर ब्रेन मैंने लिखा है, और एस फॉर स्पाइनल कार्ड, है ना। इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच में ये रिलेशन बनाता है कौन, सेरिब्रल पेंडिकल्स। ठीक है, क्योंकि देखना ब्रेन कहा था, ब्रेन ऐसे था, दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट हैं, ब्रेन भी और स्पाइनल कार्ड भी, लेकिन ब्रेन ऐसे है और इसके नीचे ये स्पाइनल कार्ड, तो इन दोनों के बीच में मैसेज ब्रेन के पास है, फिर ये स्पाइनल कार्ड के बाद भेजेगा, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो कौन बनाएगा, ये सेरिब्रल पेंडिकल्स बनाएगा। आगे है पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन जो होता है, इसके भी हमने दो पार्ट लिख रखे हैं, है ना। एक क्या है सेरिबेलम और दूसरा क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें भी हिंट रूप में हमने क्या लिख रखा है, बैलेंसिंग, है ना। क्या है, सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंसिंग बनाता है। जब छोटा बच्चा होता है उसकी क्या होती है, सेरिबेलम कमजोर होती है। बैलेंसिंग करना मतलब जैसे हाथ पैर, जैसे अगर छोटा बच्चा होगा उसको पेन अच्छे से आप ऐसे कहेंगे पकड़ने के लिए, तो वो इतना अच्छे से थोड़ी ना पकड़ पाएगा, पहले पेन तो ऐसे सब पकड़ते है ना। तो उसका क्या है, ये सेरिब्रम कमजोर है, वो बैलेंसिंग, जो बैलेंसिंग का मैटर, बॉडी जो बैलेंसिंग करती है किसी चीज को पकड़ने में, चलने में, दौड़ने में, खाने में, है ना, जो बॉडी के ऑर्गन की बैलेंसिंग होती है, वो चीज कौन मेंटेन करता है, ये सेरिब्रम करता है। ठीक है, यानी यहाँ देखिए हमने एक हिंट में हमने लिख रखा है, बॉडी की जो बैलेंसिंग होती है वो कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है, ये सेरिब्रम करता है। आगे मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। एक्चुअली में चैप्टर ही क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। हम इंसानों के अंदर कोऑर्डिनेशन को समझ रहे हैं, यानी समन्वय को समझ रहे हैं, तालमेल कैसे बैठता है बाकी पूरी बॉडी के अंदर, वो चीज हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है, जो पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमने एक चीज लिख रखी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्चुअल में उसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। अब समझिएगा यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब क्या करना है, काटना है चीज को, है ना, ट्रिक है याद करने की, ऐसा कुछ होता नहीं है। कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक दो पार्ट हैं, एक है कैटाबॉलिक, दूसरा है एनाबॉलिक, है ना। कैटाबॉलिक मतलब क्या करना है, चीजों को काटना है, काटना है मतलब घटाना है। अब देखना क्या है, और एनाबॉलिक का मतलब क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ एक्चुअली में मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस, है ना। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को याद करने का एक तरीका है। कैटाबॉलिक मतलब क्या है, जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज आएगी उसको तोड़ना है, उसको तोड़ तोड़ के छोटा करना है,
या किस जैसे आपने ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट रूप में कुछ खा लिया है, कार्बोहाइड्रेट रूप में कुछ खा लिया है, तो उसको क्या करना है, वो बॉडी उसको तो कार्बोहाइड्रेट रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी इंटेस्टाइन, तो क्या होगा, उसको बॉडी के अंदर कई एंजाइम्स निकल रहे हैं, उसको तोड़ तोड़ के छोटा करेंगे, ग्लूकोज फॉर्म में ले जाएंगे, है ना। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट का टूट करके ग्लूकोज में बदलना है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, कैटाबोलिक। ठीक है, लेकिन बाकी क्या है, जैसे ढेर सारे अमीनो एसिड मिलेंगे, ढेर सारे अमीनो एसिड को मिलाओगे तो वो प्रोटीन बना देगा, है ना। तो जो अमीनो एसिड का मिला के क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनाबोलिक। इसलिए यहाँ पर एनाबोलिक में मैंने प्लस लगा रखा है, और बाकी आपका कैटाबोलिक में क्या लगा रखा है, माइनस लगा रखा है। मतलब किसी बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के छोटा करेंगे तो वहां पर कैटाबोलिक होगा, अगर किसी छोटी छोटी चीज को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो एनाबोलिक प्रोसेस होगा। और ये दोनों प्रोसेस को मिला करके क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को मेंटेन कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, एम फॉर मेडुला ऑब्लोंगेटा और एम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन में दो चीजें हैं, कौन कौन सा है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमने पढ़ा, है ना। फिर इधर हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले वाले चार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इधर था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद इधर था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम की पूरी बात करें इसके पहले वाले चार्ट में जो बनाया, है ना। तो उसमें क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन था इधर, और इधर स्पाइनल कार्ड था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तरफ नर्व्स थी, है ना, और नर्व्स के दो नर्व्स हमने बनाई थी, एक क्या बनाया था, एक बनाया था क्रेनियल नर्व, दूसरी बनाई थी हमने स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व जो होता है वो ब्रेन से निकला होता है। तो ये जो ब्रेन है ये 12 जोड़ी नर्व से बनी होती है, 12 जोड़ी होती है पेयर में, है ना, यानी 12 भी 24 नर्व होती है, 24 यानी 12 इधर 12 इधर। जैसे ये ब्रेन है आपका, ये ब्रेन है, तो 12 नर्व से इधर और 12 नर्व से इधर, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, क्रैनियल नर्व। और ऐसे स्पाइनल कार्ड नीचे ऐसे बना हुआ है, तो स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी नर्व, 31, इसको ब्लेस बना रहे हैं, 31 इधर 31 इधर, है ना। ये क्या कहलाती है, स्पाइनल नर्व, और ये वाली क्रैनियल नर्व। ठीक है, यानी जो ब्रेन होता है वो 12 जोड़ी नर्व से बन के होता है, 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व से बनी होती है, और जो स्पाइनल नर्व होती है वो 31 जोड़ी। ठीक है, इतनी चीज। देखिए अभी भी हमने ब्रेन के बारे में पूरा समझा, है ना। एक्चुअल में जो ब्रेन होता है वो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है ना, जिसको हम क्या, जैसे पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो वैसे ब्रेन भी एक सेल से बनी हुई है। ठीक है, उस सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जिसको कहते हैं, है ना। ब्रेन के लिए जो सेल्स है उसका नाम क्या है, न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन या फिर इसको क्या कहते हैं, नर्व सेल। ठीक है, एक्चुअल में जो न्यूरॉन या नर्व सेल्स होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी की, है ना, सबसे लंबी सेल है किसकी, बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, ये चीज़ आपको हम किसी और वीडियो में बता देंगे कि सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल्स, ये सब। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स क्या है, अब बस अभी इतना जानिए आप कि न्यूरॉन्स जो होती है वो बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देखिए, इस तरह से। यहाँ से ऐसे आपके ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स निकले होते हैं। ठीक है पीछे, अब यहाँ से देखना फिर से ऐसे ऐसे क्या होते हैं, फिर से ऐसे ऐसे नर्व्स निकले रहते हैं, फिर से यहाँ से ऐसे डेंड्राइट्स, छोटा सा ऐसा बना रहे हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए पूरी बात समझिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस है, ये सब आपको जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं इसका साइटोप्लाज्म है, इसका नाम है आपका डेंड्राइट, इसका नाम है डेंड्राइट, इसका नाम है जो इसका साइटोप्लाज्म है। एक्चुअली पूरा ये जो नर्व सेल होता है या न्यूरॉन होता है ये दो भागों में बटा होता है, इतने को कहते हैं सेल बॉडी।
इतने को कहते हैं सेल बॉडी। ये जो आपको डंडे जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं एक्सॉन, इसको कहते हैं एक्सॉन। और ये जो आपका इतना वाला पार्ट है इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग पूरा आपका जो ये न्यूरॉन या नर्व सेल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले आगे वाले रीजन को सेल बॉडी कह रहे हैं, बीच वाले जो डंडा जैसी संरचना दिख रही है इसको एक्सॉन कह रहे हैं, बाद में जो पोर्शन बना हुआ है उसको नर्व एंडिंग कह रहे हैं। ठीक है, अब इस सेल बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, देखिए डेंड्राइट्स भी इसी के अंदर आ जाएगा, है ना। ये आपका होता है नीजल ग्रेन्यूल्स, नीजल ग्रेन्यूल। ठीक है, नीजल ग्रेन्यूल ऐसे दाने, ग्रेन्यूल्स मतलब ऐसे दाने जैसे संरचना, जैसे टाइड वाला निरमा नहीं आता वैसे, है ना। तो ये नीजल ग्रेन्यूल्स इसका नाम है। इसके अंदर ये वाला क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इतने से इतने तक आपका क्या है, ये एक्सॉन है। अब एक्सॉन के अंदर भी कई चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर माइलिन शीथ होता है, इसके अंदर स्वान सेल होते हैं, है ना। इसके अंदर क्या, नोड ऑफ रेनवियर आता है। ठीक है, अब देखना इसके अंदर क्या होता है, ये आपका क्या है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ये आपका जो गोल गोल सा दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, आपका स्वान सेल। ठीक है, और ये आपका एक्सॉन है। ये जो माइलिन शीथ आपको लगी है इसके बीच बीच में देखिए गैप है, एक्सॉन के हर जगह पे माइलिन शीथ नहीं है, बीच बीच में गैप है। इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, है ना। ये जो आपका है ये पूरा नर्व एंडिंग का रीजन है। यहाँ पर आपका क्या होता है, अब देखिए जैसे एक नर्व खत्म होती है, जैसे ही एक नर्व खत्म होती है दूसरी नर्व वहाँ से स्टार्ट होती है ना। तो जब एक नर्व की नर्व एंडिंग और दूसरे नर्व के डेंड्राइट्स या सेल बॉडी के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं साइनैप्स। उस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्स इस गैप को, और इसके बीच में जो गैप है ना, इस जगह को साइनैप्स, और इस जगह मतलब इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है उसको क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखिए यहाँ से समझिएगा आप क्या है। अब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के बाहर वाली झिल्ली जो होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के बाहर वाली झिल्ली को क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं, है ना। इसके अंदर जो मतलब भरा होगा तरल पदार्थ उसको एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं। इसकी बाहर जो मेम्ब्रेन होगी उसको एक्सोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं। नाम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। लेकिन जितना समझना है उतना ये है कि पूरी जो नर्व सेल्स है या न्यूरॉन्स है उसको मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है सेल बॉडी है, दूसरा जो है आपका ये आपका एक्सॉन है, तीसरा आपका नर्व एंडिंग है। ठीक है, इतनी चीज जो आपके मैसेज होते हैं, है ना। और ये ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन इस नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जो मैसेज होंगे आपके, जिसको हमने इस लेक्चर के पहले में समझ लिया था स्टिमुलस के नाम से, हमने क्या कहा, कोई मैसेज आएगा आप उस मैसेज के प्रति रिस्पॉन्स करेंगे या रिप्लाई करेंगे, है ना, जिसका नाम हमने क्या कहा, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के नाम से पहले ही पढ़ लिया था। तो एक्चुअल में जो मैसेज होता है ना, जो मैसेज होता है, जो उद्दीपन या स्टिमुलस जिसको साइंस की भाषा में कह रहे हैं स्टिमुलस, उसको कैच कौन करता है, उसको कैच करते हैं ये जो डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, है ना। ये एक्चुअल में जो एंटीना लगा होता है घर में, टीवी जो टीवी देखते हो आप उसके लिए एंटीना लगते थे पहले, है ना। तो वो जो एंटीना था वो सिग्नल को ऐसे कैच करते थे, है ना। तो ये जो आपके डेंड्राइट्स हैं वो एंटीना का काम करते हैं, है ना। वो मैसेज को क्या करते हैं, मैसेज को कैच करते हैं। ठीक है, अब मैसेज को कैच किया, इस न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर ले आए, और सेल बॉडी के अंदर लाने के बाद कहाँ, इस एक्सॉन को सेंड किया। फिर ये एक्सॉन क्या करेगा, नर्व एंडिंग तक ले जाएगा। नर्व एंडिंग क्या करेगा, अब नर्व एंडिंग यहाँ से एक नर्व खत्म हो गई, अब इसके थोड़ी देर गैप है, फिर उसके बाद दूसरी नर्व स्टार्ट है ना। ऐसे ऐसे करके ढेर सारी नर्व्स है
है ना। तो मैसेज ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, रिप्लाई आगे आगे सेंड होता जाएगा। लेकिन कहीं तो ऐसा होगा जो जा करके मसल्स को क्या करेगा, बताएगा, या जिसको उसका टारगेट आर्गन होगा, जिसको बताना होगा मैसेज को, कहीं जाना होगा, ऐसे थोड़ी ना घूमते रहना है, किसी को तो बताना होगा इसको ना। तो यानी आपको मसल्स को बताना है, आपकी बॉडी को बताना है मैसेज, है ना। तो ये नर्व से होता 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 जब जाएगा तो कोई तो नर्व्स ऐसी होगी, कोई तो नर्व एंडिंग ऐसी होगी जो जा करके मसल्स से या बॉडी से अटैच्ड होगी, है ना। तो यहाँ हम आपको बना दे रहे हैं एक, मान लीजिए यहाँ कोई हम एक मसल्स बना दे रहे हैं। ये पूरा फिगर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो आप देखिए यहाँ पर हमने एक मसल्स बना दिया, नाम लिख देते हैं यहाँ मसल्स, ठीक है। जो ये मैसेज या स्टिमुलस आता है जिसको डेंड्राइट कैच कर रहा है ना, वो आता है आपके किस फॉर्म में, केमिकल्स फॉर्म में। देखिए मैसेज के दो रूप होते हैं, एक केमिकल होता है और एक दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिकल, है ना। तो जो आपके ये मैसेज आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रिकल रूप में, जो मैसेज आते हैं आपके वो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। स्टिमुलस ये जो मैसेज होता है वो करंट के रूप में, जैसे घर में बिजली होती है, करंट आती है ना, उस रूप में इलेक्ट्रिकल रूप में आते हैं मैसेज। ये डेंड्राइट इलेक्ट्रिकल रूप में उसको कैच करता है, कैच करके आगे 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 ये सेंड करता है एक्सॉन को, एक्सॉन से करता है नर्व एंडिंग को, कि ये यहाँ तक नर्व एंडिंग की ये जो नोब्स है आपको जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये आता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है। ये अब मैसेज को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेस है ना, इस मैसेज को यहाँ ये सेंड कर देता है, यहाँ छोड़ देता है ना। तो ये यहाँ पर छोड़ देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये मैसेज केमिकल रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना, केमिकल रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से ये क्या आएगा, फिर ये इलेक्ट्रिकल रूप में ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जैसे अब देखना यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप की नर्व्स होती हैं, एक मोटर नर्व होती है, एक सेंसरी नर्व होती है। एक नर्व मोटर नर्व वो होती है जो क्या करती है, ब्रेन से मैसेज को लेकर के आती है इफेक्टिव ऑर्गन तक, बॉडी के पार्ट तक। जैसे हाथ, ये मान लीजिए कैंडल्स है, ये जल रही है, इसके ऊपर हमने ऐसे हाथ लगाया हुआ है, तो ये हम तब तक नहीं हटाएंगे। एक्चुअल में हम, हमारे अंदर क्या है, तंत्रिका तंत्र, हमारे अंदर दिमाग है, मस्तिष्क है, ब्रेन है, जो हमको बताएगा कि भाई हाथ जल रहा है, हटा लो, है ना। तो एक्चुअल में जो ब्रेन से जो ये मैसेज आ रहा है कि हाथ हटा लो, है ना, रिस्पॉन्स करो, स्टिमुलस दे रहा है कि ये हीट लग रही है, रिस्पॉन्स हमको देना है हाथ हटा करके आगे से, है ना। तो ये ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन मैसेज देगा, और ब्रेन ये मैसेज लेकर के आ रहा है कौन, मोटर नर्व लेके आ रही है बॉडी के आर्गन तक कि हाथ हटा लो। तब जब मैसेज यहाँ आएगा तब हम हाथ हटाएंगे। लेकिन पहले क्या हुआ होगा, पहले ब्रेन को पता कैसे चला, पहले ये जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, है ना, नाक कान जीभ त्वचा, जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग हैं, वो ऑर्गन क्या करेंगे, जैसे हमने ये कैंडल जला, ये हाथ हमने रखा, तो ये हाथ जल रहा है, तो ये क्या करेगा, सेंसरी नर्व होगी यहाँ पे, ये सेंसरी नर्व मैसेज लेकर के जाएगी ब्रेन के पास। तो ब्रेन सोचेगा ये तो इसका हाथ जल के खत्म हो जाएगा, है ना। तो ब्रेन क्या करेगा, फटाफट मोटर नर्व को मैसेज देगा कि तुम जाओ उसको जल्दी से बोलो कि वो वहाँ से हाथ हटा ले, है ना। तो मोटर नर्व जल्दी से मैसेज लेकर आएगा और उसको फिर बताएगा ऑर्गन्स को, उस टारगेट ऑर्गन को आपको हाथ हटा लेना है। तो फिर आप हाथ हटा लिए, तो यानी उसके प्रति आपने प्रतिक्रिया की, स्टिमुलस गया, मैसेज गया, है ना, ब्रेन तक, ब्रेन ने डिसाइड किया और उसको फिर से मोटर नर्व से उसने आप संदेश भिजवाया क्या, कि आप हाथ हटा लो, आपने हाथ हटा करके प्रतिक्रिया दी, है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज को ऐसे कैच करता है, पकड़ता है, फिर उसके बाद सेल बॉडी के अंदर आता है, सेल बॉडी उसको एक्सॉन के अंदर भेजती है, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में आता है, फिर नर्व एंडिंग से आपके दूसरे नर्व्स में, फिर ऐसे ऐसे कई नर्व्स होती हैं जिसके बार बार ऐसे ट्रांसफर होता रहता है, ट्रांसमिशन होता रहता है ना। लेकिन कोई तो ऐसी नर्व होगी, कोई तो ऐसी नर्व एंडिंग होगी जो मसल्स से आकर के लगी होगी, है ना। तो मसल्स से जो आर के लगी है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इस नर्व एंडिंग को हम हटा दे रहे हैं, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग हमने ऊपर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे ये जो नर्व एंडिंग है ये आके इससे अटैच्ड होगी, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, है ना, न्यूरो
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब ये नर्व्स है और मस्कुलर मतलब ये मसल्स है ना। तो जब मैसेज नर्व लेके आएगा मसल्स तक, ऑर्गन्स तक, तभी तो ये कोई रिस्पॉन्स करेगी। जब इधर से मैसेज आएगा तभी तो ये रिस्पॉन्स करेगा, है ना। तो ये जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर नर्व एंडिंग क्या है, किसी ऑर्गन से